नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th गणित का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा गणित में पिछले वर्षों में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको गणित में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न देख रहे हैं आप। पाई रेडियन बराबर होता है। पाई रेडियन बराबर होता है। पाई का मान त्रिकोणमिति में बहुत क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 100 डिग्री, ऑप्शन डी 270 डिग्री। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइए। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी अगर सोचे थे तो बिल्कुल सही है। यह त्रिकोणमिति में आपको इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है, जैसे साइन दे देगा, पाई बटे यहाँ पर 3 दे देगा। तो इस तरह से आपका 2 नंबर से प्रश्न और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो पाई का मान होता है 180 डिग्री त्रिकोणमिति में। याद रखिएगा, पाई का मान त्रिकोणमिति में 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, दिए गए आंकड़े 1,0,5 का माध्य है। तो माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो कुल आंकड़ा ऊपर में जितना दिया गया है उन सभी को जोड़ देंगे। 1 + 0 + 5 यानी कि आंकड़ों का कुल योग बटे कुल संख्या। तो क्या संख्या है? 1 2 3, तो 3 संख्या नीचे लिख देंगे। अब जोड़ दीजिए 0 + 5 तो 5 ही होगा। 5 + 1 6 यानी कि 6 बटे आपका 3 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 3 दूना 6। तो आपका माध्य हो गया 2। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है। 2 इसका माध्य होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी अनेक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक वृत्त ले रहे हैं, यह एक वृत्त ले लिए और अब इस पे देखते हैं कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये रहा एक स्पर्श रेखा खींच दिए इस तरह से, और फिर इधर से भी एक स्पर्श रेखा खींच दिए, फिर इधर से भी एक स्पर्श रेखा खींच दिए। थोड़ा अंदर चल गया लेकिन स्पर्श रेखाएं समझिएगा, जैसे लिखे उधर किए हैं। ये भी हो गया, फिर इधर से भी कर सकते हैं, यानी कि अनंत होगा। बहुत सारा खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे अनेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, अनेक रेखा खींची जा सकती है। अगर यहीं पर क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग कर देता कि किसी वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो उसमें होगा सिर्फ 2। एक बिंदु से, जैसे देखिए एक बिंदु यहां से है, तो इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अगर इसी प्रश्न में थोड़ा सा चेंजिंग क्या हुआ रहता, यानी किसी वृत्त पर एक बिंदु से
कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तब इस प्रश्न का उत्तर होगा 2। देखिए, एक बिंदु, जैसे कि यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? इस बिंदु से, यह एक बिंदु है, इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो याद रखिए 2 ही खींचा जाएगा स्पर्श रेखा। एक इधर से हो गया और एक इधर से हो जाएगा। तो एक बिंदु से पूछेगा तो 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अगर पूछ दिया जाए डायरेक्ट कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनेक खींची जा सकती है। और अगर यहाँ पर लिख देगा कि एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2, जैसे कि यहाँ एक बिंदु से 2 रेखा स्पर्श खींच लिए हैं। तो दोस्तों आप लोग अच्छे समझ गए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका अनेक, और एक बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। और डायरेक्ट पूछे किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाए, तो अनंत। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो √3 परिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि यह रूट के अंदर है। और फिर C भी नहीं हो सकता, C भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी 4 तो परिमेय संख्या है, लेकिन जब परिमेय संख्या के साथ कोई अपरिमेय संख्या जुटे, घटे, भाग लगे, गुना हो, तो वह अपरिमेय संख्या ही हो जाता है। जैसे 4 प्लस √5, तो √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो इसको अपरिमेय संख्या ही कर देगा। जैसे 3 माइनस √7, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या इसके साथ जुट रहा है। तो याद रखिएगा, किसी भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जुटे, घटे, भाग लगे या गुना हो, तो उसे अपरिमेय संख्या ही कर देता है। तो आप यहाँ पर देखें कि ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, और ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये √2 और ये √2 कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा आपका 2। तो 2 तो न्याय कुछ तो नीचे 1 छुपा रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। ये जो है कि परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 2√2 बटे √2, ये √2 कट जाएगा, बच जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बहुत ही अच्छा। तो प्रश्न देखिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया था? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज हम ले रहे हैं, यह एक समकोण त्रिभुज है। ये आपका जो है कि कर्ण हुआ, ये आपका लंब हो गया, और ये आपका आधार हो गया, यानी कि ये P हो गया, ये H हो गया, और ये आपका B हो गया। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, और यहाँ पे थीटा रख रहे हैं, जो कि सामने वाला लंब और नीचे वाला आधार होगा। तो इसमें कहा है कि कर्ण ई वाला है, कर्ण ये वाला है, तो कर्ण का वर्ग बराबर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योग, तो P² प्लस B² के बराबर है। तो इसका सिद्धांत दिया था पाइथागोरस ने, पाइथागोरस प्रमेय ने, पाइथागोरस ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक घात वाले बहुपद कहलाता है। एक घात वाले बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। क्या कहलाता है?
रैखिक बहुपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, रैखिक बहुपद। अगला प्रश्न है इसी में, त्रिघात बहुपद का व्याकाप रूप है। तो त्रिघात बहुपद का व्याकाप रूप है। देखिए, अगर जिस प्रश्न में शुरू में जो इस मतलब पावर रहेगा तो इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक, जितना भी घात रहेगा उतना कहा जाता है, लेकिन उसमें उतना पद भी रहना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। त्रिघात बहुपद का व्याकाप रूप है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। देखिए, यह प्रश्न आपको थोड़ा दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि भारी है, लेकिन बिल्कुल यह प्रश्न भारी नहीं है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए जिसका कि आपको डिग्री का मान्य याद नहीं है और इस तरह से प्रश्न बना हो, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, 38 प्लस 52 यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। जब इन दोनों को आपस में जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाता है तो समझिए उसका मान कितना होता है? एक मान होता है। और आपको दो पहले से है, दो पहले से है तो ये गुना हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका? तब 2 हो जाएगा। 2 ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल सही है, 2 होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो होता है। तो एक ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 होता है। किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को कहते हैं। किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को कहते हैं। देखिए, एपी क्या होता है? एपी जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे डॉट 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 चलते रहिए। तो इसके बीच में जो अंतर है, एक का अंतर है, इसके बीच में भी एक का अंतर है, इसके बीच में भी एक का अंतर है, इसके बीच में भी एक का अंतर है, ऐसे ऐसे जाते रहेगा। तो यह एक एपी है। अगर समान अंतर एक दूसरे के बीच में आ रहा है तो समझिए एपी है। जैसे और कुछ ले लेते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इस तरह से। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 2 का अंतर है। इसके बीच में भी 2 का अंतर है, इसके बीच में भी 2 का अंतर है, इसके बीच में भी 2 का अंतर है। तो इसको एपी में कहा जाता है सार्व अंतर या पद्मांतर, यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, दोनों। अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ सार्व अंतर रहेगा तो सार्व अंतर लगाइएगा, अगर पद्मांतर होगा तो यह भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। सभी सार्वसम आकृतियां होती है। सभी सार्वसम आकृतियां होती है समरूप। ऑप्शन नंबर सी सही है, समरूप होता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, √3/√12 एक संख्या है, तो यह हो जाएगा परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि √3/√12 है तो ये कट जाएगा 4 बार में, 3 चौके 12, यानी रूट अंडर जो होगा 4 होगा। जब रूट अंडर 4 होगा तो 2 बाहर हो जाएगा, यानी कि 1/2 होगा। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि ये कट जाएगा 4 बार में तो रूट अंडर 4 आएगा। जब रूट अंडर 4 आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। रैखिक समीकरण का आलेख होता है। रैखिक समीकरण का आलेख होता है सरल रेखा में। ऑप्शन नंबर बी सही है, सरल रेखा में होता है। अगला प्रश्न देखिए।
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही है, पाई आर स्क्वायर होगा। अब बात ध्यान से सुनिए, जब भी जैसे कि 2 है और यह √7 है, तो अगर ये तो परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, जब इसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग देंगे, वो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, तो वह क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या ही हो जाएगा। याद रखिएगा, फिर से बता रहे हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि ये 5 क्या है? परिमेय संख्या है, और रूट अंदर जो कि 11 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि ये परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग देंगे, तो ये सभी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहां देख रहे हैं आप, 2 क्या है? परिमेय संख्या है, √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो जब इन दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जब भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, तो वह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। तो चलिए, आप 6 नंबर समझ गए। अब अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर है, निम्नलिखित में से पाई क्या है? तो पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 तो क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपस में क्या हो रहा है? घट रहा है। जब भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटे, जुटे, गुना हो, भाग हो, तो उसको क्या कर देगा? अपरिमेय संख्या ही कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, 7 जो है कि अपरिमेय संख्या के साथ क्या हो गया है? गुना हो गया है, यानी कि 7√5, ये क्या हो जाएगा? तब अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर से एक बार सुने, जब परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे या भाग देंगे, तो वह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिए, तो ये क्या हो जाएगा तब? अपरिमेय संख्या। आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये आपका गुना था। अब देखिए ये भाग है, यानी कि 1 में √2 से भाग है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अब 0 कितना है? 1 2 1 डॉट डॉट, मतलब इस तरह से दिया गया है, तो यह भी एक क्या हो जाएगा? आपका एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2.13, फिर 11, फिर कितना है? 31, 11, 11, यानी कि इसमें देखिए 13 के बाद 13 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 11 है, इस तरह से चलता जा रहा है। तो 13 का भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि जो पॉइंट के बाद बार 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 आते रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए परिमेय संख्या पूछा गया है। 49 का तो 7 निकल जाएगा रूट से, और 64 का भी 8 निकल जाएगा, यानी कि ये परिमेय संख्या है। 81 का तो 9 निकल जाएगा, लेकिन 91 का नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परिमेय संख्या आपका 49/64 है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो ये देख रहे हैं आप, इसका कितना निकल जाएगा? 8, और 36 का निकल जाएगा 4, ये एक परिमेय संख्या है। 81 का 9 निकल जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। और आपका ये जो है कि सी नंबर जो है कि 2.5 है,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओ परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये भी आपका 7/3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत हो सकता है, अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही है, अनंत होगा। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो है, तो एक ही होगा हमेशा। ऑप्शन नंबर ए सही है कि पाई एक है परिमेय संख्या। ऑप्शन बी पूर्णांक संख्या। ऑप्शन सी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सी सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है आपका 71 नंबर, √5 क्या है? √5 क्या है? तो यह भी दोस्तों अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कुछ ट्रिक बता देते हैं, याद रखिए कि रूट के अंदर अभाज्य संख्या क्या होता है? जो कि 1 से कटता है और अपने आप से कटे, यानी स्वयं से कटे। जैसे कि 3, 5, 7, ये सभी जो है 11, 13, ये सभी जो है अभाज्य संख्या है। तो अगर ऐसा संख्या आपके रूट में मिल जाए अंदर में, तो समझिए वह अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 72 नंबर, 1/√2 किस प्रकार की संख्या है? तो यह भी दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो दोस्तों इसमें तो पाई लगा है, क्योंकि पाई तो आप सभी जानते हैं कि अपरिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या के, ध्यान से सुनिएगा, अपरिमेय संख्या के साथ अगर कोई परिमेय संख्या जुटे, घटे या गुना हो तो वह भी अपरिमेय संख्या ही हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब कहिएगा कि बी नंबर क्यों नहीं होगा? इसमें तो रूट सब दिखाई दे रहा है। तो देखिए, अगर ये ब्रैकेट टूटेगा तो क्या हो जाएगा? 3 + √3 और -√3 ऐसे हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, तो आपका सिर्फ बचेगा क्या? 3 बचेगा। तो यानी कि ये परिमेय संख्या है। उसके बाद फिर देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये भी आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा आपस में, माइनस प्लस, क्योंकि इसके साथ माइनस है और इसके आगे में क्या है? प्लस छुपा रहता है। इसके आगे में क्या होता है? प्लस छुपा रहता है। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए ये सी नंबर कैसे परिमेय संख्या होगा? तो देखिए आपको क्या दिया गया है? 3√8 बटे में √2 दिया गया है। तो √8 अब बटे में √2 दिया गया है। तो ये कट जाएगा, 2 × 2 और 4 × 2 = 8, 4 और में कट जाएगा। तब आपका क्या बचा? इधर देखिए √4 बचा, यानी कि 3√4 बचा। अब ये 4 यानी कि 3√4 बचा। तो ये 4 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। कितना? 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो आपका कितना बच? 2। तो आपको कितना बच गया? 3 × 2। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। ऑप्शन ए y निर्देशांक, ऑप्शन बी x निर्देशांक, ऑप्शन सी कोटि, ऑप्शन डी y अक्ष। तो जब भी आपको y अक्ष से दूरी पूछे तो x निर्देशांक होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर आपको x अक्ष से दूरी पूछे तो y निर्देशांक होगा, जस्ट उल्टा। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जब भी y अक्ष से दूरी पूछे तो x निर्देशांक होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बिंदु -8,6 किसी चतुर्थांश में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं कि
इस तरह से ग्राफ में पहले जो आता है प्लस प्लस, दूसरा आता है माइनस प्लस, तीसरा आता है माइनस माइनस और चौथा आता है प्लस माइनस। तो यहाँ पर क्या है माइनस प्लस यानी -8,6 इसके साथ छुपा हुआ प्लस है तो आ जाएगा द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वितीय में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश होगा। अगला प्रश्न देखिए, सेम वही प्रश्न है, यह भी बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है, तो ये भी हो जाएगा आपका द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वितीय। अगला प्रश्न देखिए, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है, तो x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। जैसे कि मान लिया जाए कि इस तरह से, तो पहला जो है x, दूसरा y होता है, x और y होता है, तो इसको कहा जाता है भुज और इसको कहा जाता है कोटि। और अगर पूछ दिया जाए x से दूरी तो y निर्देशांक, इसको y निर्देशांक कहते हैं, इसको x निर्देशांक कहते हैं। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सॉरी बी हो जाएगा कोटि। कोटि कहलाएगा क्योंकि ये भुज कहलाता है पहला वाला, दूसरा क्या कहलाता है कोटि, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कोटि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो डिग्री थीटा का मान क्या होगा। यानी पूछ रहा है प्रश्न में कि tan थीटा के जगह पर क्या आएगा जो कि √3 होगा। तो हम सभी सूत्र याद किए हुए हैं कि 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो tan 60 डिग्री कहाँ 60 हो जाएगा, 60 डिग्री यहाँ है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यही प्रश्न बहुत ही आसान है, बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो माइनस माइनस किस में आता है, तीसरा में, ऑप्शन नंबर सी सही है, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहा जाता है, तो भुज, ऑप्शन नंबर ए सही है, भुज। अगला प्रश्न देखिए, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, मूल बिंदु। प्रश्न है 9 sec स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है, 9 sec स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो आप सभी इस प्रश्न को अच्छे से बनाए होंगे क्योंकि 9 माइनस आ जाएगा और इधर इसका मान होता है 1, तो 9 गुना 1 बराबर हो जाएगा आपका 9, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 9 ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक है, तो बहुलक यानी कि जो बहुत बार आए वही आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि 5 सबसे ज्यादा है, 1, 2, 3, 4 बार 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 हो जाएगा बहुलक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक होगा, तो इसमें भी सबसे ज्यादा क्या है 7, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 7 बहुलक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक होगा, तो इसमें ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है आपको, 6 एक बार है, 3 2 बार है, 7 एक बार है, 5 एक बार है, 2 एक बार, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 हो जाएगा क्योंकि 3 2 बार है और बाकी सब एक एक बार है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न है 1/√2 1/√2 क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी अपरिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय संख्या जुटे, घटे, गुना हो, भाग हो, तो वह अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो ऑप्शन ए ये तो परिमेय संख्या है, ऑप्शन बी ये भी अपरिमेय संख्या, यानी कि ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका 3 बार हो जाएगा और इसका 4 बार हो जाएगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा और नीचे एक तो छुपा ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, अपरिमेय संख्या नहीं है। 12,3, 5, 7, 1 है, तो यह हो जाएगा आपका एक परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही है, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अलग है? निम्न में कौन अलग है? तो अलग है, देख रहे हैं, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका 4 बार हो जाएगा और इसका 2 बार हो जाएगा, और ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका 5 बार हो जाएगा, नीचे 9 ये है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये अलग है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अलग है, क्योंकि ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है 3/2 गुना 5/4 का दशमलव प्रसार है, तो ये जो हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत। ऑप्शन नंबर ए सही है, शांत, क्योंकि कोई भी संख्या ऊपर में रहे और नीचे 2 पे पावर कुछ भी रहे और 5 पे पावर कुछ भी रहे तो वह शांत होता है, और एक्स्ट्रा अगर कुछ आ जाए तो वो शांत आवर्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यह शांत दशमलव प्रसार होगा। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? तो अपरिमेय कौन नहीं है भाई? √7 तो अपरिमेय है, और ये भी आपका अपरिमेय है, ये भी आपका अपरिमेय है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी जो है कि अपरिमेय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है, अपरिमेय नहीं है, यह कट जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन ए √3 अपरिमेय हो जाएगा, ऑप्शन बी √5/5 ये भी अपरिमेय हो जाएगा, और ऑप्शन कहाँ है भाई? हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये √2 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा आपका 2, तो 2 क्या है? परिमेय संख्या है, और बाकी ये तीनों अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पे आपका √2 और √2 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2, तो इसीलिए ये परिमेय संख्या है और बाकी सब अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? फिर पूछा गया है, तो ये भी सेम सवाल है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि बचेगा आपका सिर्फ 2, यानी कि √2 कट जाएगा, ऊपर नीचे भाग में है, तो आपका बचेगा 2। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF हमेशा होता है 2। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 होता है। याद रखिएगा, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। अगला प्रश्न है 17/2 पे पावर
2 गुना 2 3 पे पावर 3 गुना, तो देखिए इसमें एक्स्ट्रा ये आ गया है, अभी तुरंत बताएं। नीचे सिर्फ हर में होना चाहिए 2 पे पावर कुछ भी होना चाहिए और 5 पे पावर कुछ भी होना चाहिए। तो इतना ये दोनों नीचे हर में रहेगा तो वह शांत होगा, और अगर एक्स्ट्रा कुछ आ जाता है तो वह अशांत दशमलव प्रसार होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ये अशांत हो जाएगा। P, Q, R का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा है? P, Q, R का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो माध्य का सूत्र आप सभी जानते होंगे कि कुल आंकड़ों का योग, यानी कुल जितना संख्या दिया गया है सबको ऊपर में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जितना संख्या है उतना संख्या से भाग दे देंगे। कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या होगा। तो देखिए, तो अब यहाँ पर यानी कि P दिया है, तो P प्लस Q प्लस R, यानी कि जितना आंकड़ा में संख्या दिया गया उन सभी को ऊपर में जोड़ देंगे, और जितना संख्या है उतना संख्या से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे। तो P प्लस Q प्लस R बटे 3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो परिसर में दोस्तों क्या करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या को पकड़ते हैं और सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कितना है? 30। 30 में सबसे छोटी संख्या क्या है? 9। 9 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा? 21। तो 21 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। परिसर जब भी पूछे दोस्तों तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न है 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो 3 लगातार प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 बटे में क्या कितना संख्या है? 1 2 3, तो नीचे में 3 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया? 2 1 3 3 6, 6 बटे 3। अब इसे क्या करिए? कटा दीजिए, 3 दूना 6, यानी कि 2 आ गया। तो 2 कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। पूछा गया कि बार कि सम, तो सम संख्या 2 से शुरू होता है, तो कितना संख्या? 4 संख्या लेना है। तो 2 प्लस सम संख्या लेना है, तो 2 के बाद कितना आ जाएगा? 4 प्लस फिर 5 जाएगा 6 होगा, प्लस फिर 6 के बाद क्या आ जाएगा? 6 के बाद 7 में होगा 8 हो जाएगा। अब कितना संख्या है? अब इसको जोड़ दीजिए, संख्या कितना लिखिए नीचे में? 1 2 3 4, तो 4 संख्या नीचे में लिख देंगे। अब इन सबको जोड़ दीजिए, तो 8 2 10 और 10 16, 16 4 20, यानी कि 20 बटे 4, 20 बटे 4, तो 5 चौके 20 कट जाएगा, यानी कि 5 आंसर आ जाएगा। माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या, जो कि जितना आंकड़ा मिला हमको उतना जोड़ दिया, नीचे में जितना संख्या था उसमें से भाग दे दिए, तो 5 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा? 5 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, अभी तुरंत ये हो चुका है, ऐसा ही आंकड़े 8 10 15 16 5 25 30 का परिसर पूछा गया ना कि क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या लेंगे और सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है आपका? इनमें से कितना है? 6, सबसे छोटी संख्या 6 है, तो 6 घटा देंगे, कितना बच जाएगा आपका? 6 घटाएंगे, इसमें 6 है ना सबसे छोटी संख्या, हाँ 6 नहीं 5 है,
5 है, सबसे छोटी संख्या कितना है 5, तो 5 इसमें घटाएंगे, तो 5 घटा देंगे कितना बच जाएगा 25, आपका 25। परिसर जब भी पूछे तो दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए आंकड़ों में से और सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए, तो 25 आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25। आंकड़े 8, 10, 15, 6, 5, 25, 30 का परिसर होगा। तो परिसर समझ गए दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को घटा देना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 25 होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है यहाँ से प्रश्न है 5, 3, 8, 2, 4 की माध्यिका है। तो दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे छोटी संख्या को पकड़िए और सजा दीजिए, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो 2 है, 2 के बाद फिर 3 है, 2 के बाद फिर क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 3 के बाद कितना आएगा 4 आएगा, 4 के बाद 5, 5, 5, 5 के बाद और कोई संख्या है, हाँ 8 आ जाएगा डायरेक्ट, तो 8 आ गया। यानी कितना संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, तो पांचों लिख लिए, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या लिख लिए। अब देखिए सजा कर लिख दिया, यानी कि छोटी संख्या से बढ़ते क्रम में लिख दिया सबको। अब एक संख्या इधर से काटेंगे, एक संख्या इधर से काटेंगे, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, जो बीच में बच जाएगा वही माध्यिका होगा। तो बीच में कितना बच गया आपका 4, ये आपका माध्यिका हो गया 4। अगर 2 संख्या मिलता तो दोनों को जोड़ से फिर भाग दे देते हैं 2 से। तो देखिए यहाँ पर हो गया आपका 4, ऑप्शन नंबर बी सही है, माध्यिका 4 होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, फिर वही माध्यिका है 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका है। तो क्या करेंगे, शुरू से छोटी संख्या पकड़ेंगे और सबको बैठा देंगे बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर 1 लिखाएगा, उसके बाद फिर 2 लिखाएगा, 2 है ये, उसके बाद फिर कितना लिखाएगा 3 भी है, 3 लिखा जाएगा, 4 है 4 भी लिखा जाएगा, 5 है 5 भी लिखा जाएगा, 6 है 6 भी लिखा जाएगा, 7 है 7 भी लिखा गया। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या था। तो यहाँ लगातार 7 संख्या हो गया। अब क्या करेंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो बीच में बच गया फिर आपका 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 हो जाएगा। यानी कि जब भी माध्यिका पूछे तो जो आंकड़ा दिया रहेगा उसको छोटी संख्या से बढ़ते क्रम में बैठा दीजिए और दोनों तरफ से एक को काट दीजिए, जो बीच में बच जाएगा वही माध्यिका हो जाएगा। अगर 2 को बचेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न फिर वही है, माध्यिकाएं हैं 2, 6, 5, 4, 3, 1 की माध्यिका होगी। तो शुरू से बैठाइए, पहले क्या आएगा 1 आएगा, उसके बाद फिर 2 आएगा, फिर 3 भी है 3 आएगा, 5 है 5 भी आएगा, 6 है 6 भी आ जाएगा, और फिर 7 नहीं है, कितना संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या था। चलिए बैठा दिए, तो एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, तो बीच में क्या बच गया आपका 3। तो 3 यानी कि आपका 3 बच गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, और कुछ लगता है छूट रहा था क्या, 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 छूट रहा था, रुकिए फिर से बैठाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, ठीक है। अब एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, बच गया आपके बार 2 गो, तो कितना हो जाएगा ये, इसको जोड़ देंगे, यानी कि 4, 3, 7 हो गया, तो 7 में 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा ये 3.5, 3.5 हो जाएगा, 3.5। 2 संख्या बचे तो दोनों को आपस में जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो 7 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3.5, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही है, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, फिर माध्यिका ही है 6, 4, 9, 3, 5, 8 की माध्यिका ज्ञात करिए। तो चलिए बैठाइए, तो सबसे छोटी संख्या पकड़िए, सबसे छोटी संख्या कितना आपका 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 6,
6 के बाद क्या आएगा, 7 नहीं है 8 आ जाएगा। कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। 1 2 3 4 5 एक होगा, कोई छूट रहा है, क्या छूट रहा है, 9 आ जाएगा आपका, फिर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, फिर आपका 2 बच गया, यानी कि 2 संख्या आ गया, यानी कि कितना हो जाएगा तब, 6 5 जोड़ देंगे, 6 5 11 हो जाएगा। 11 में 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 11 में 2 से भाग देंगे तो 5.5। 11 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5, 5.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। माध्यिका में छोटी संख्या पकड़ के लगातार बढ़ते क्रम में बैठा देते हैं, दोनों तरफ से काट देते हैं। अगर एक संख्या जो बचता है वही आंसर होता है माध्यिका। अगर 2 बच जाता है तो दोनों संख्या को जोड़ के भाग दे देंगे, जैसे कि यहाँ पर बच गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 3 5 4 3 2 3 1 5 का बहुलक है। तो बहुलक है तो सबसे ज्यादा बार क्या नजर आ रहा है, 3, 1 2 3 4 बार 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। जो ज्यादा बार है वही बहुलक होगा। फिर है कितना, 2 3 4 3 5 3 1 2 3, तो निम्नलिखित में कौन सा बहुलक होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी 3 ज्यादा आ रहा है, 3। अगला देखिए, फिर बहुलक ही पूछा गया, तो इसमें सबसे ज्यादा बार बहुलक क्या है, 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे ज्यादा बार 5 है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें देखिए, फिर इसमें भी सबसे ज्यादा बार क्या है, 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 हो जाएगा। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए कोटि, ऑप्शन बी भुज, ऑप्शन सी कोटि और भुज दोनों, ऑप्शन डी सभी उत्तर सत्य है। एक्स निर्देशांक को कहते हैं भुज, ऑप्शन नंबर बी से यह भुज कहते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में आपको इस तरह से प्रश्न मिलता है, जैसे कि मान लिया जाए कि -3, 4 है, तो पहले जो होता है x होता है और दूसरा क्या होता है, y होता है। तो पहले वाले को कहते हैं भुज और दूसरे वाले को कहते हैं कोटि। याद रखिएगा, पहले वाले को भुज, दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो y अक्ष का समीकरण है, y अक्ष का समीकरण है। जब भी दोस्तों y अक्ष का समीकरण पूछे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0। y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। और अगर पूछ दिया जाए कि x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का समीकरण है, तो हो जाएगा आपका y बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है x, 0 किस अक्ष का निर्देशांक है, तो x अक्ष का, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु A स्थित है, A के निर्देशांक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हो जाएगा क्या, 0, -4, 0, -4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के कोटि का मान है, तो कोटि पूछा गया है। तो अभी तुरंत बताएं आपको कि x और y को मान के चलते हैं। x की जगह पे कुछ भी संख्या आ सकता है, y की जगह पे कुछ भी संख्या आ जा सकता है। तो पहले वाले को कहते हैं भुज और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, कोटि। तो दूसरा वाला यहाँ पे है -4, यानी कि कोटि -4 हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कोटि, तो -4 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। कोटि पूछे तो -4, क्योंकि दूसरा वाला होगा, पहले वाला भुज कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कोई बिंदु 4, 0 किसी तल में हो तो वह बिंदु
किस अक्ष पर स्थित है? तो एक्स अक्ष पर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, एक्स अक्ष पर। बिंदु 4,3 किस पाद में है? बिंदु 4,3 किस पाद में है? तो प्रथम पाद में, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए इसे याद रखिए, ये हो गया आपका ऊपर y, ये भी हो गया आपका y, ये हो गया x, ये हो गया आपका x। तो पहला जो है ये आपका पहला है, तो पहला क्या होता है आपका प्लस प्लस, पहला क्या होता है प्लस प्लस। तो यहाँ पे दोनों क्या है प्लस है, इसलिए ये प्रथम आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा होता है फिर माइनस प्लस, और तीसरा होता है माइनस माइनस, याद रखिएगा तीसरा माइनस माइनस, और चौथा आ जाता है प्लस माइनस। पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, और चौथे में क्या होता है प्लस माइनस। ये याद रखिएगा, इसी में जितने भी पाठ पूछे या किस चतुर्थांश में, तो इसी से बनेगा आपका। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न है कोई बिंदु 0,6 किसी तल में है तो इस बिंदु की स्थिति किस अक्ष पर होगी? तो y अक्ष पर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है किसी बिंदु की x अक्ष से दूर उस बिंदु का कहलाती है, यानी x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? तो x के बाद क्या होता है y, और y को क्या कहते हैं कोटि। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 8,-9 में कोटि का मान होगा। तो कोटि का मान पूछा गया इसमें, यानी पहले वाला क्या कहलाता है भुज, और दूसरा वाला क्या कहलाता है कोटि। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -9, ये कोटि है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बिंदुएं -4,3 किस चतुर्थांश में होगा? किस चतुर्थांश में होगा? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, बी 2 में होगा, क्योंकि अभी तुरंत बताए हैं कि इस तरह से पहले जो होता है आपका, पहला जो होता है प्लस प्लस, और दूसरा होता है माइनस प्लस, और तीसरा होता है माइनस माइनस, और चौथा होता है प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या है माइनस प्लस, यानी कि -4,3 है, यानी कि दूसरा वाला है। ये होता है आपका पहला, ये होता है आपका तीसरा, और ये होता है आपका चौथा। तो देखिए अगला प्रश्न, अब प्रश्न है बिंदु 2√3 -√2 किस पाद में स्थित है? तो यहाँ भी देख रहे हैं आप क्या कि पहले प्लस है फिर माइनस है, तो ये वाला किस में आता है आपका चतुर्थ में आता है, चतुर्थ में, यानी कि चतुर्थ चौथा पद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्लस पहले दिया गया, इसमें प्लस छुपा हुआ है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस किस में आता है चतुर्थ में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है -4, -6 किस चतुर्थांश में है? तो माइनस माइनस किस में आता है तृतीय में, माइनस माइनस किस में आता है तृतीय में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका, तृतीय चतुर्थांश में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से मूल बिंदु के नियमांक कौन है? मूल बिंदु पूछा गया है, तो मूल बिंदु होता है 0, 0, मूल बिंदु होता है 0, 0, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो y अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा। x बराबर पूछे तो y, और y बराबर पूछे तो x हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है? तो माइनस माइनस किस में आता है तृतीय में आता है, माइनस माइनस तृतीय में आता है,
और प्लस किस में आता है? प्रथम में। और माइनस प्लस किस में आता है? द्वितीय में। और प्लस माइनस आता है चतुर्थ में। तो यहाँ माइनस माइनस है यानी कि तीसरा हो जाएगा, तीसरा। ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीय पाद में है, तृतीय पाद में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बिंदु 6-5 का x नियमांक है। बिंदु 6, -5 का x नियमांक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि x होता है पहले वाला, दूसरा होता है y। x नियमांक या x निर्देशांक पहले वाला, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। x नियमांक x है यहाँ पे, तो x पूछा गया तो 6 हो जाएगा पहले वाला, ऑप्शन नंबर ए सही है। बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से है। तो दोस्तों ये दूरी मूल बिंदु से पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। x रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न है बिंदु 6, -5 का भुज है। तो भुज पूछा गया है, भुज यानी कि पहले वाला भुज, दूसरे वाला कोटि, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 6 हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बिंदुएं 3, 2 और -3, 2 दोनों अवस्थित हैं। तो दोनों अवस्थित हैं x अक्ष के एक ओर, x अक्ष के एक ओर, ऑप्शन नंबर सी सही है। जब इसका ग्राफ बनाइएगा तो x अक्ष के एक ओर आएगा। प्रश्न है बिंदु -6, -5/2 किस पाद में स्थित है? तो दोनों माइनस माइनस में है यानी तृतीय, ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीय में है, क्योंकि माइनस माइनस दोनों आता है तृतीय में, तो दोनों माइनस है तो तृतीय, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन cot थीटा के बराबर है? निम्न में से कौन cot थीटा के बराबर है? ऑप्शन ए साइन थीटा बटे कोस थीटा, ऑप्शन बी कोस थीटा बटे साइन थीटा, ऑप्शन सी 1/sec थीटा, ऑप्शन डी 1/sin थीटा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी भी जानते होंगे कि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर यहाँ पर साइन रहता, अगर यहाँ पर tan रहता तब होता आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या आपका पूछा गया है? cot थीटा के बराबर, तो cot थीटा के बराबर होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 8 sec स्क्वायर थीटा -8 tan स्क्वायर थीटा बराबर है 8 sec स्क्वायर थीटा -8 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो देखिए इस प्रश्न को आप सभी बनाए होंगे, 8 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों में से कॉमन 8 आ जाएगा, तो कॉमन ले लेंगे और अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो 8 और ब्रैकेट टूटेगा तो गुना, और इसका मान होता है कितना? 1, तो 8 गुना 1 बराबर 8, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी 8 होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा का मान है। तो आप सभी जानते हैं कि इसका क्या होता है, ये सूत्र है, यानी इसके बराबर 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1 होगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 सेक स्क्वायर
ए माइनस 4 टेन स्क्वायर ए। तो ये भी प्रश्न बिल्कुल सेम वैसा ही है जो अभी तुरंत बनाए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्न में से कौन सेक ए के बराबर है? निम्न में से कौन सेक ए के बराबर है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1/cos ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान होगा। 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है सेक 45 डिग्री का मान है। सेक 45 डिग्री का मान है √2। ऑप्शन नंबर बी सही है, √2। सेक 0 डिग्री का मान है। सेक 0 डिग्री का मान है 1। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1। प्रश्न है इनमें से किसका मान cos 45 डिग्री के बराबर है? इनमें से किसका मान cos 45 डिग्री के बराबर है? तो sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री का मान बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें से किसका मान √2 के बराबर है? इनमें से किसका मान √2 के बराबर है? तो कोसेक 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही है, कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। थीटा बराबर 30 डिग्री तो सेक थीटा का मान होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि थीटा के जगह कितना हो जाएगा, सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री हो जाएगा, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। ऑप्शन नंबर सी सही है, 2/√3 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। तो यह सूत्र ही है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जस्ट उल्टा हो जाएगा, टेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला फिर है कॉस है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा या ए, थीटा के जगह पे कुछ भी रह सकता है, जो रहेगा इसके साथ भी रहेगा। तो कॉस का उल्टा हो जाता है इधर आकर के, क्या आ जाएगा, साइन ए। प्रश्न है कोट 46 डिग्री इंटू कोट 27 डिग्री इंटू कोट 44 डिग्री इंटू कोट 63 डिग्री का मान है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 होगा। साइन 63 डिग्री बटे कॉस 27 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए इन दोनों को डिग्री को आपस में जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री पूर्ण रहा है तो समझिए उसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ये माइनस में ही आएगा, साइन थीटा हो जाएगा। प्रश्न है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर प्रश्न है सेक स्क्वायर 7 डिग्री माइनस 1 का मान है। सेक स्क्वायर 7 डिग्री माइनस 1 का मान है, तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए,
10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 का मान क्या हो जाएगा, -1 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, 2 प्लस रूट 2 है, 2 प्लस रूट 2 है। ऑप्शन ए एक परिमेय संख्या, ऑप्शन बी एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी एक पूर्णांक संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 प्लस रूट 2 है एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी सही है। याद रखिए, जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जुटे, घटे, गुना हो, भाग हो तो वह अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पाई क्या है, निम्नलिखित में से पाई क्या है। ऑप्शन ए अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी परिमेय संख्या, ऑप्शन सी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है, अपरिमेय, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, रूट 2 है एक, रूट 2 है एक। ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रूट 2 है एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी सही है। अपरिमेय संख्या रूट 2 है, यानी रूट के अंदर जो विषम संख्या है वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सम संख्या आएगा तो वह परिमेय संख्या होगा, लेकिन विषम आएगा जैसे 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा रूट के अंदर, तो ये सभी क्या हो जाएगा, यानी विषम संख्या जो भी आएगा रूट के अंदर वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और अगर रूट के अंदर 4 आ जाता है यानी सम संख्या आ जाता है, इसका 2 क्या हो जाएगा, बाहर। जब 2 बाहर हो जाएगा नहीं कुछ तो इसके नीचे 1, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अगला प्रश्न देखिए, 3 माइनस रूट 3 है, 3 माइनस रूट 3 है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए अभी तुरंत आपको बताए हैं, जब भी परिमेय, देखिए 3, 4 ये सभी जो सिर्फ लिखा हुआ है इसके नीचे नहीं कुछ तो एक छुपा रहता है, तो ये परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या के साथ जब वो परिमेय संख्या जुटे, घटे, गुना हो, भाग लगे तो वह अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें माइनस रूट 3 हो रहा है जो कि ये अपरिमेय संख्या है, इसके साथ क्या हो रहा है, वह घट रहा है, यानी क्या हो जाएगा, तब ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न देखिए सेम बिल्कुल वही है, 7 रूट 5 है, यानी कि 7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन इसके साथ गुना हो रहा है रूट 5 यानी अपरिमेय संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, 7 रूट 5। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न है, यदि रैखिक समीकरण 3x + 2y = 4 में y = -1 हो तो x का मान होगा। तो आपको जो है कि y बराबर दे दिया है -1, तो समीकरण क्या है आपका, 3x + 2y, y के जगह पर -1 हम बैठा सकते हैं, -1 बराबर 4। तो 3x प्लस, नहीं देखिए इसको अगर हम गुना करेंगे तो 2 × 2 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 2 ही हो जाएगा, बराबर इधर कितना है 4। तो अब क्या करेंगे, 3x बराबर 4 और इस 2 माइनस को यानी 2 को इधर भेजेंगे माइनस में तो प्लस हो जाएगा,
ये हो जाएगा। यानी कि अब आपका आ गया, इधर देखिए x बराबर आ गया आपका कितना हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 4 2 6, 4 2 6 हो जाएगा। तो फिर x बराबर हो जाएगा आपका 6/3, तो 3 से भाग दीजिएगा, 3 दूना 6 यानी कि 2 आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 होगा, क्योंकि y का मान के जगह पे जो संख्या दिया है उसको हम बैठा दिए। तो आप देख लिए कि किस तरह समीकरण को हल किया जाएगा, बहुत ही आसान प्रश्न था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सेम प्रश्न उसी तरह से है। यदि रैखिक समीकरण x + 2y बराबर 10 में x का मान -2 हो तो y का मान क्या होगा। तो देखिए समीकरण आपका दिया गया है x + 2y बराबर 10, तो x का मान -2 है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, प्लस 2y बराबर हो जाएगा इधर कितना 10। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों जात है, तो इसको इधर भेज देंगे, किसको -2 को बराबर का उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। जब प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि 10 2 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब आप यहाँ भी कटा सकते हैं, 6 दूना 12, यानी y बराबर हो जाएगा आपका 6, y बराबर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाएगा। बस जो मान दिया है उसको वहां पे बैठा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है एक रैखिक समीकरण का घात होगा, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो एक रैखिक समीकरण का घात होता है हमेशा एक रैखिक समीकरण का घात होता है एक। द्विघात समीकरण होगा तो उसका घात होगा 2, त्रिघात समीकरण होगा तो उसका घात होगा 3। याद रखिएगा, एक रैखिक समीकरण में घात होता है एक, द्विघात समीकरण में 2, त्रिघात समीकरण में 3 घात होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत होगा। अशांत पूछा गया है, यानी कि हर से भाग अंश में लगते जाएगा, शांत वह नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ये अशांत है, बाकी इससे जब इसमें भाग दीजिएगा तो लग जाएगा और शांत हो जाएगा दशमलव में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अलग है, निम्न में कौन अलग है, अलग पूछा है। तो हम देख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है 3/5, और ये तो अपरिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो ये दोनों एक जैसा है। लेकिन ये भी आपका 16 है, तो 16 रूट से निकलेगा तो कितना हो जाएगा 4, और ये 2 हो जाएगा, तो ये भी अलग है, यानी कि ये तीनों समान है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये अलग है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है और ये सभी तीनों क्या है परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा परिमेय है, निम्न में कौन सा परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये आपका परिमेय है, पूछा है परिमेय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसका 4 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा, यानी कि 4/5। ऑप्शन नंबर सी सही है। √5 एक संख्या है, √5 एक संख्या है अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी सही है, अपरिमेय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह होता है जो एक से भाग लगे और अपने आप से भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 11 हो जाएगा, इसमें एक से भाग लगेगा और स्वयं अपने आप से लगेगा 11 से ही, और एक से ही भाग लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी इसमें देखिए
4 से भी भाग लगेगा और 2 से भी भाग लगेगा। इसमें देखिए 3 से भाग लगेगा, 9 से भी भाग लगेगा, और इसमें देखिए 5 से भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा, इसमें 9 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा। अगला प्रश्न देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही था, इसका 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है? निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है? तो √2 है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 1/45 डिग्री के बराबर। निम्न में किसका मान 0 के बराबर है? निम्न में किसका मान 0 के बराबर है? तो कोस 90 डिग्री का मान 0 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। तो यह प्रश्न आप सभी बहुत अच्छे से बनाए होंगे। जब देख रहे हैं इस तरह का प्रश्न है तो इसमें 9 और 9 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, 9 और 9 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 9 तो बाहर आ गया, 10 स्क्वायर ए, तो 9 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, इसका मान होता है 1 हो जाएगा। तो ये 9 गुना 1 होगा तो 9 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। देखिए जब इस √3 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? भागों में, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा बराबर 2/√3। तो थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। 30 कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? निम्नलिखित में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सी हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? देखिए जब भी 2 वृत्त रहे और उसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे तो उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा, दोनों पर रूट चढ़ा दीजिए। जब दोनों पर रूट चढ़ा देंगे क्या हो जाएगा? 2:1 का 1 हो जाएगा, तो 2:1 2:1 ऑप्शन नंबर बी सही है, 2:1 ऑप्शन नंबर बी सही है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो इस पर रूट चढ़ा दीजिए, और इसका रूट जब निकालिएगा तो 2 हो जाएगा और 1 का रूट से 1 ही होगा, तो 2:1 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? सेम प्रश्न है, तो इस पे रूट चढ़ा देते हैं, अनुपात इस पे भी रूट चढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 3, तो 2:3। 2:3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2:3। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी 2 इकाई, ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 इकाई होगा। तो दोस्तों यह सभी गणित का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा फाइनल में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।